जनन में हमने देखा क्या क्या पढ़े अभी, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। कायिक जनन पेड़ पौधों में है ना शीतल, और अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये पहले पौधों में पढ़ते हैं। किसमें? पौधों में। लैंगिक जनन पौधों में, ठीक है। पौधों में लैंगिक जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पौधों का लैंगिक जनन करने के लिए जो मुख्य रूप से भाग होता है वो होता है ये पुष्प। क्या होते हैं? पुष्प। तो पुष्प रंगीन भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं ना। क्यों होते हैं इसका कारण भी हम बताएंगे। ऐसे नहीं होते, इस संसार में बगैर मतलब के कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का जो अस्तित्व है वो कुछ ना कुछ मतलब है। वो भी पौधा उगा है, किसी में कांटे हैं, किसी में पत्ती बसे, किसी में पुष्प नहीं लगते, किसी में पुष्प बसे, किसी में फल अच्छे मीठे रहते हैं, किसी में कड़वे रहते हैं, किसी पौधे को छूने से करंट जैसा लगता है। जैसे वहां भी गए थे हम, है ना, कहाँ? अमूल को। तो वहां पर एक कांटा पौधे को छुआ हमने, तो इतना मतलब खतरनाक उसका चुभन रहा, कांटो जैसा। वो कई समय तक बहुत हिलाता रहा और छुपता रहा, जैसे सुई चुभ हुई हो, करंट झटका जैसा लगा। तो सबका कुछ ना कुछ कारण रहता है कि कुछ ना कुछ उसका मतलब रहता है कि क्यों ऐसे पाए जाते हैं। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था दी है। तो पुष्प जो होते हैं रंगीन होते हैं, देखे हो ना। तो पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? हरा भाग क्या कहलाता है? ये ऊपर जो रहते हैं पुष्प में वो क्या कहलाते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन क्या होता है मैंने बता दिया था कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों मिलकर के जनन प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए इसी में हम परागण के बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तब जाके पुष्पों में लैंगिक जनन कंप्लीट होगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद फिर पौधों को समझ लें, तब जंतुओं में समझेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं पुष्प के भाग। पहले पढ़ लें। तो पुष्पों में लैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी भाग होता है पौधों में, वो कौन सा होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? ठीक है, जननांग ही है पुष्प एक प्रकार से। उसके 4 भाग होते हैं पुष्प के। कितने भाग? 4। क्रम से हम देखेंगे। प्रैक्टिकल भी है, ये प्रयोग भी है ना, प्रैक्टिकल भी ये चल रहा है, सबको करना भी है। तो एक ऐसे पुष्प तोड़ के लाओ बेटा जो खिला ना हो, मतलब कली हो, खिला ना हो, मतलब समझ गए, ये ना निकले हो, निकलने वाला हो। दोनों प्रकार के तोड़, एक तो पूरा बंद हो और एक हल्का निकला हुआ हो। जल्दी, फिर कुछ न लाए हो। तो पुष्प के देखते हैं।
आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं पुष्प का पहला भाग। न पुष्प में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हम पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल, क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब ये क्या होता है देखो जरा, ये पुष्प है, पुष्प का ये जो सबसे पीछे जो हरा हरा रंग का दिखता है ना, ये देखो, ये जब पुष्प खिल जाता है तो ये झुक जाते हैं ऐसे पीछे की ओर, है ना। इसका काम क्या है, एक तो पुष्प को आधार प्रदान करना, शुरुआत में कली के समय में पुष्प के सारे भागों की रक्षा करना, उसको मैच्योरिटी प्रदान करना, साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पुष्पों को और भोजन भी देता है। इसके कई कार्य है। तो अपन मुख्य रूप से देखें, पुष्प का पहला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, बाह्यदल पुंज। पुंज मतलब होता है ग्रुप एक प्रकार से। तो एक भाग कहलाएगा, ये 5 है लगभग, तो एक भाग कहलाता है बाह्यदल। पुंज हटा देंगे, बाह्यदल। अब 5 भागों को मिला हुआ रूप क्या कहलाता है रिया, बाह्यदल पुंज, ठीक है। तो पुष्प का ये जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जो किस रंग का रहता है, हरे रंग का। किस रंग का है ये, हरे रंग का। ये क्या कहलाता है, बोलो, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। और एक भाग क्या कहलाता है, बाह्यदल। क्या कहलाता है, बाह्यदल, ठीक है। अब दूसरा भाग देखते हैं, पुष्प का दूसरा भाग। तो ये बाह्यदल पुंज हो गया, एक भाग क्या कहलाएगा, बाह्यदल, और दूसरा भाग होता है दल पुंज। दल पुंज, इसको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं, करोला। और पंखुड़ी भी बोलते हैं हम इसको, या पंखुड़ी। पंखुड़ी ज्यादा जानते हैं, ये पंखुड़ी, पंखुड़ी। पुष्पों का जो रंगीन भाग है, जो हमें पुष्प आकर्षक दिखते हैं कि बहुत सुंदर पुष्प है, वो आकर्षण किसके कारण होता है, दलपुंज के कारण। किसके कारण, दलपुंज। और ये कलरफुल जो रहता है, रंगीन रहता है, क्यों रहता है, इसका कारण भी हम बताएंगे अभी, क्यों आकर्षक। तो बताया कि संसार में बगैर मतलब के कुछ भी नहीं, ठीक है। हम पढ़ाए थे कि आंख की पुतली में ये बाल होते हैं, क्या करते हैं, पुतली जो क्यों होता है, आंख में गोल गोल क्या है, इसके ऊपर ये मतलब सारे अंग, संसार में जितने भी चीजें रखी हुई है, पौधा के पुष्प, डंठल, कांटे, सब किसी न किसी काम के कारण है। वैसे पुष्पों में, सभी जीवों में, ठीक। तो पुष्पों का आकर्षण रंग, आकर्षण करने वाला जो कलर है वो किस भाग का है, कौन से भाग है ये, दलपुंज। कौन सा है, दलपुंज। उसको क्या बोलते हैं हम, पंखुड़ी। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, पंखुड़ी। इसी के कारण पुष्प जो है रंगीन दिखाई देते हैं, सुगंधित भी रहते हैं। आकर्षण का केंद्र जो होता है पुष्पों का यही भाग होता है। समझ में आ गया, कितने भाग पढ़ लिए, 2। एक कौन सा भाग, बाह्यदल पुंज, और दूसरा भाग दलपुंज, यह पंखुड़ी। करोला बोलते हैं, कैलिक्स, करोला। 2 भाग हो गए। तीसरा भाग जो होता है वो कहलाता है उमंग। क्या कहलाता है, उमंग। ये नर भाग होता है। कौन सा भाग, नर भाग। पुष्पों में नर भाग ये जो उमंग, ये एक, ये है 2, 3, 4, 5, मतलब बहुत सारे अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रहते हैं। किसी में संख्या कुछ और रहेगी, दूसरे में किसी में संख्या कुछ और रहेगी। ये जो दिख रहा है हमें बहुत सारे पीले पीले, और उसमें ये जो डंडी लगी होती है, इनके नाम क्या है मैं बता रहा हूँ। ये नर जननांग है। ये किसमें, पौधों में। पौधों में, पुष्प में नर जननांग क्या है, उमंग। क्या है, उमंग। एक बना के दिखाता हूं मैं यहाँ पर।
ये है आपका पुमंग, या इसी को पुंकेसर भी कहते हैं। एक भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। नर जनन अंग। ये कौन सा है? नर जनन अंग। इसमें पुष्पों में पुंकेसर, नर जनन अंग, ये नर भाग। पुमंग सम्मिलित रूप, पुमंग या पुंकेसर। कोई दिक्कत नहीं। इसके दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है ऊपर परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, परागकोश। इसके अंदर जो कण रहते हैं वो कहलाते हैं पराग कण, पराग कण या पराग। यही पराग कण जो है नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। अब ये नर युग्मक का काम क्या है मैं बताऊंगा। इसी के कारण निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया। युग्मक बहुत बारीक कण होते हैं, आटे के रवे के बिल्कुल कण के बराबर, बहुत बारीक। कभी कभी ऐसे पुष्पों को छूना और हाथ में देखना, पीले पीले रंग के लगेंगे आपके हाथ, बारीक कण, वो है पराग कण। क्या है? अब वो उस पराग कण का क्या रोल है, क्या काम है इस पुष्प में, वो हम बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, यही उत्तरदायी है पुष्पों में जनन के लिए, पौधों में। ठीक है, अब कैसे देखते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाना। तो क्या क्या बताया मैं? ऊपर का भाग क्या कहला गया? परागकोश, जिसके अंदर क्या रहते हैं? परागकण। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं? नर युग्मक। जैसे जंतुओं में नर जननांग में जो बनते हैं नर युग्मक, वो कहलाते हैं शुक्राणु। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। तो एक प्रकार से पौधों में ये शुक्राणु ही है जो परागकोश के अंदर रहते हैं। ठीक, और ये जो लंबा वाला भाग है ये कहलाता है कुतंतु। क्या कहलाता है? कुतंतु। इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, कुतंतु। ये जो लगी हुई है, ये जहां से यहां तक कुतंतु, ये परागकोश। इसी के अंदर क्या रहेंगे? पराग कण। क्या रहेंगे? पराग कण। तो पुंकेसर कौन सा भाग बता दिया मैं? तीसरा भाग। इसकी संख्या ज्यादा रहती है। ठीक, किसी में संख्या कम, किसी में संख्या अलग अलग, पुष्पों में अलग अलग। कई पुष्प ऐसे रहते हैं जिसमें कोई एक भाग ही रहता है, या तो पुमंग रहेगा या फिर जायांग। चौथा भाग जो है जायांग, उसी को बताना था। चौथा भाग है जायांग। क्या है? जायांग। ये है आपका मादा भाग, मादा जननांग, ये मादा भाग, मादा जननांग। इसमें पुष्पों में एक कहलाता है स्त्री केसर। एक भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ठीक, तो स्त्री केसर के लिए हम यहीं पर बना देते हैं चित्र। इसको थोड़ा मिटा दो ना, ये जो है ऊपर यही मिटा के बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका स्त्री केसर का भाग, जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर मादा जनन अंग। मादा का मतलब फीमेल, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट और मेल गेमीट। जैसे जितने लड़के हैं ये नर के श्रेणी में आएंगे, आप लोग मादा की श्रेणी में। ऐसे सभी जंतुओं में होता है, यहाँ तक कि पुष्पों में भी। देख, नर भाग अलग है और ये मादा जनन अंग अलग है। तो पुष्पों में देखो दोनों भाग मिल गए, एक हो गया पुंकेसर और दूसरा हो गया स्त्री केसर। पुंकेसर जो है नर जनन अंग है और स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग है। ये गुड़हल के पौधे में ये 5 है। देखो ऊपर, सबसे ऊपर अलग से मखमली कलर के बढ़िया रोएदार रहते, इसके अंदर जो रुआ रहता है हल्का, ये क्यों रहता है वो भी बता रही है। ठीक है,
ध्यान से समझना बस। पुष्पों का डिसेक्शन भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है वो बताता हूँ, अलग अलग भाग अभी करके थोड़ा सा इसको समझा दूँ, इसके बाद सभी भागों को अलग अलग करके भी बताएंगे, ठीक है। पुष्पों का ये विच्छेदन भी, पुष्पों का डिसेक्शन, फ्लावर डिसेक्शन, ये उसमें है ना प्रैक्टिकल में, उसमें भी काम आ जाएगा, कैसे करते हैं क्या है वो भी हम बताते जाएंगे। तो ये देखो इसके जो भाग हैं, सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, कोई दिक्कत। और ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्तिका, वर्तिका, इसको स्टाइल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टाइल। ये है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी। और इसके अंदर ये जो है बीजांड है, क्या है, बीजांड, बीजांड, ये ओव्यूल है। इसी के अंदर ये अंडक है, अंडक मतलब जैसे शुक्राणु है वो, परागकण क्या है, शुक्राणु परागकण जो है नर युग्मक है, तो मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। तो पुष्पों में जो मादा युग्मक रहते हैं यहीं पर, अंडाणु, एग जिसको कहते हैं, अंडक, आप देखो निषेचन किसे कहेंगे, ये शुक्राणु जो है परागकण, परागकण जो है किसी भी कारण से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से, और कहाँ पहुंच जाए, ये वर्तिकाग्र से होते हुए और इसके अंदर जाके, बीजांड के अंदर जाके और ये अंडाणु से संयोग कर ले तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाए। इसके लिए पुष्प इतने सारी व्यवस्था में है। निषेचन हो जाएगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा तो भाई बढ़ता जाएगा और फिर एक फल का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, जैसे जो आम का फल लगते हैं या गेहूं का फल लगता है या फिर किसी भी पौधे में अमरूद है, कोई भी चीज पर कोई भी फल लग रहा है तो ये ऐसी प्रक्रिया होने के बाद ही लगता है। जब तक निषेचन नहीं होगा फल नहीं बने, मतलब जनन की क्रिया होगी ही नहीं, जनन कंप्लीट नहीं होगा। पुष्प तब तक खिला रहेगा जब तक ये पूरी प्रक्रिया ना हो जाए। तो कैसे होगा देखो, ध्यान समझना, यहीं पर सब है। ऊपर वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओवरी, तीन भाग हो गए ना इस तरीके सर के। वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका का अग्र भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका धन अग्र, अग्र मतलब आगे का, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये ओवरी, इसके अंदर बीजांड होते हैं, इसमें अंडक होता है, अंडाणु। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए, ध्यान देना जरा, हमें कोई ऐसा माध्यम चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए कि परागकण यहाँ से निकल करके और इसके अंदर जाके यहाँ पर संयोग करें। तो क्या होगा, पहले एक तो परागकण किसी माध्यम से यहाँ जाए, यहाँ पर जाए ना, यहाँ पर कोई छेद नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, ऐसा नहीं रहता, प्रवेश कर जाए, पूरी व्यवस्था रहती है। तो पहले क्या होगा, परागकण किसी भी माध्यम से कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र तक आएंगे। उसमें ये इस पुंकेसर के पराग कोश से प्रकाश किसी भी कारण से परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र। तो अगर चले गए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण, परागण तो आता है। परागण क्या है, पॉलिनेशन। परागण क्या है मैंने बता दिया, समझ गए होगे, रटने की जरूरत नहीं है। परागकणों का, पुंकेसर के परागकणों का, या फिर ये बोल सकते हो कि किसी पुष्प के नर जननांग अर्थात पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का किसी भी माध्यम के कारण, किसी भी माध्यम से, चाहे वो हवा के माध्यम से चला जाए छिटक करके, या हम पुष्पों को ऐसे ऐसे हिलाते डुलाते हैं तो छिटक जाए, यहीं से यहीं जाना है, या फिर कीट, सबसे महत्वपूर्ण है कीट। किसके माध्यम से ये परागण होती है, कीटों के माध्यम से। भंवरा या फिर दूसरे कीट देखोगे बैठते हैं ना इनमें, क्यों बैठते हैं, परागण, परागकण लेने के लिए।
वो उसी से भंवरा जो होता है, जो शहद बनाता है ना, पुष्प में बैठते हैं ना, तो पुष्प में बैठे इसके लिए पुष्प खिला है, रंगीन है, सुगंधित है। सुगंधित होगा तभी कीट आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। आकर्षक होगा तभी कोई भी खींचा चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पुष्प क्यों रंगीन होते हैं, क्यों सुगंधित होते हैं, समझ में आ गया? परागण क्रिया करवाने के लिए। काय के लिए? परागण क्रिया क्यों करवा रहा है? बोलो, निषेचन करने के लिए। निषेचन क्रिया हो भाई। पराग कण जब तक यहां तक नहीं आएंगे तब तक पराग कण यहां से नहीं जाएगा अंदर, और जाएगा नहीं युग वहीं से अंडक से नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा, फल नहीं बनेगा। फल नहीं बनेगा तो क्या मतलब पुष्प खिलने का? फिर आगे जनन की क्रिया कैसे होगी? पुष्प एक पौधे से अगले पौधे कैसे बनेंगे? पुष्पों का मतलब पौधों का जीवी समाप्त हो जाएगा, उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बातें नहीं सुनो ध्यान से। तो पराग कणों का पराग कोश से किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक आने की घटना क्या कहलाती है? परागण। यदि ध्यान से सुन लिए, समझ लिए तो कहीं रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। परागण किसे कहते हैं? इसको जितनी अच्छे से डिटेल में आप समझा सको कि पुष्प में पुंकेसर के या नर जननांग अर्थात पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक जाने की घटना परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो किसके माध्यम से ज्यादातर होता है? कीटों के माध्यम से। कीट बैठते हैं, इधर परागकण लेते हैं, इधर उधर उछलते हैं, इधर उधर उनके पैर में मुख में चिपक जाते हैं परागकण, और इधर उधर जाने से वो परागकण इसमें आके बैठ जाते हैं। और एक बार बैठ गया कि यहाँ जो रोएदार व्यवस्था रहती है वो जाली जैसे पकड़ लेती है, जाने नहीं देती, इसलिए रोएदार बने रहते हैं, जकड़ लिए जैसे उसकी जाली, किसकी? मकड़ी की। समझ में आया? ये प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है ऐसे कि परागकण किसी माध्यम को आता नहीं। और कब परागकण जाएंगे? जब परिपक्व हो जाएंगे, परागकण मेच्योर हो जाता है तो पराग कोश की थैली फट जाती है। तो ये पीला पीला जो दिख रहा है वो थैली फट गई है पराग कोश की ऊपर की झिल्ली, इसलिए ऊपर परागकण जो है ये आ गई है, चिपक गई है। तो परिपक्व हो जाने पर उसमें ऐसे हम छुएंगे, या फिर हवा के चलने से भी होता है, हवा चलने से या पानी के गिरने से, यहाँ बूंद पड़ा तो यहाँ से छिटक के उसमें चले गए, किसी भी माध्यम से, हवा, पानी, कीट या फिर किसी जीव के हिलाने से, है ना, हमारे ऐसे छूने से, परागकण किसी भी माध्यम बोल दिए तो उसमें सब माध्यम आ जाता है। किसी भी माध्यम से परागकणों का वर्तिकाग्र आने की घटना परागण कहलाती है। क्लियर हो गया? अब परागण की क्रिया हो गई। अब ये दो प्रकार के परागण होते हैं, मैं बताता हूँ। यदि एक तो होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्व मतलब होता है खुद, पर मतलब होता है दूसरा। जब एक ही पौधे में परागण की क्रिया हो, मान लो मैं एक पौधा हूं, अब मेरे में दो पुष्प हैं, ये ठीक है, मान लीजिए, तो परागकण यहां से या तो इसमें पराग को उसमें चला जाए वर्तिकाग्र तक, या इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प में जाए, मतलब पौधा एक ही है। एक ही पौधे में जब परागण की क्रिया होती है तो वो होता है स्वपरागण। कौन सा परागण? स्वपरागण। और परपरागण, एक पुष्प तुम मान लो, एक पुष्प, एक पौधा वो है, एक पौधा मैं हूं, एक पौधा ये है, एक पौधा मैं हूं। परागकण किसी भी माध्यम से इस पौधे के इस पुष्प में वर्तिकाग्र तक जा रहा है तो ये कौन सा परागण कहलाएगा? परपरागण। पर मतलब दूसरा, एक पौधा से दूसरे पौधे में परागण, परपरागण। ध्यान है? समझ में आ गया ना? पौधा अलग अलग होना चाहिए, और एक ही पौधे में यदि परागण हो रहा है तो भले पुष्प अलग अलग हो, अलग अलग पुष्प हो, या एक ही पुष्प में परागण हो रहा है, या अलग अलग पुष्प उसी पौधे के दूसरे पुष्प में हो रहा है, तो कौन सा परागण? बोलो, स्व। स्व मतलब खुद, स्वपरागण और परपरागण। कौन सा परागण? परपरागण। स्व और खुद, परपरागण। स्व मतलब खुद। एक ही पौधे जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होती है तो इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। और जब परागण की प्रक्रिया अलग अलग पौधों के पुष्प में होती है तब उसे परपरागण कहते हैं। दोनों में अंतर भी आता है, इसके लाभ हानि दिए रहते हैं, हम बता देंगे अगले उसमें, या फिर
सर इस पे तो कितने सारे परागण हैं, तो मतलब कितने परागण नहीं, परागकण। जी सर कितने सारे, तो मतलब उस पे वो बढ़ती काकड़े में कितने जाएंगे? हाँ बहुत सुंदर, ताली बजाओ भाई इसके लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। कोई एक दो से मतलब है, अभी जंतु में बताएंगे ना, सेम ऐसे ही है। शुक्राणु जब नर जननांग से शुक्राणु निकलते हैं मादा जननांग में, तो 20 लाख निकलते हैं। कितने? 20 लाख। पर जाते जाते अंडाणु तक गर्भाशय के अंदर जब तैरते हैं वो इस तरीके से, तभी बताऊंगा मैं। इस तरह एक शुक्राणु ऐसा रहता है, तो पूंछ रहती है और ऊपरी भाग रहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसमें केंद्रक रहता है और जी उसी में रसायन पदार्थ रहते हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो करोड़ों की 20 लाख रहते हैं। कितने? 20 लाख। लेकिन किसी एक से मतलब है अंडाणु को, बस एक अंडाणु से कोई एक चिपक जाए जाकर, बोला रहता है, हम बताएंगे क्लियर। तो किसी एक से मतलब है, पर इतने सारे निकलते क्यों है, क्या मतलब है? जाते जाते कई लाख तो मर जाते हैं रास्ते में, कई लाख तो मर गए, पहुंच नहीं पाते, पहुंच गए दीवार से टकराए, वहां से म्यूकस निकलते हैं, कहीं दूसरे रसायन निकलते हैं, उससे चिपक जाते हैं, मर जाते हैं, उनका केंद्रक समाप्त हो गया। तुरंत 20 मिनट 24 मिनट इनकी जीवन काल रहती है, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो अंडाणु संयोग कर लिया तो ठीक, नहीं तो खत्म। तो वैसे ही बनते तो इतने सारे, मतलब किसी एक से, सब तो जाएंगे नहीं। हम पौधा लगा दिए 10, तो सब तो उत्पन्न होते नहीं, अच्छी देखभाल करेंगे, खूब परवरिश करेंगे तब तो होंगे, पर होते किसी एक से मतलब, कोई सब जन्म नहीं लेते। उसी प्रकार से सब, जैसे पौधे लगाए 10, मैंने बताया कि बीज रोपित कर दिए, मिर्ची का धारा रख दिए, फिर भाटे का या फिर उनका, तो सब जितने बीज लगाए हैं हम सब के सब उत्पन्न नहीं होंगे, होंगे भी तो कई जो है ताप दाप वायु पानी सब इसके कारण कुछ नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, कुछ उत्पन्न होते हैं। वैसे ही इनमें बहुत सारे रहते हैं, लाखों, पर परागण की क्रिया होगी तो कई तो ऐसे हवा पानी में, जरूरी थोड़ी कि यही सब जाए पूरे, तो ऐसे हिलाए तो सब के सब यही जाए, कुछ यहाँ छिटक गए, कुछ वहां छिटक गए, कुछ पत्ती में चले गए, कुछ वहां, किसी एक दो से मतलब यहाँ चिपक गए। तो क्या होता है, जैसे परागकण आया, यहाँ परागकण आया तो ये परागकण क्या करता है, अंदर आ गया, तो इसके अंदर जो है, ध्यान दो, ये परागकण आ गया, तो इसके अंदर एक रासायनिक पदार्थ निर्मित करेगा, जो एक नली बनाएगा। क्या बनाएगा? नली बनाएगा। और वो नली यहाँ आके अंदर खुलती है, कहाँ खुलती है? अंदर, बीजाणु। इसको बोलते हैं पराग नली। कौन सी नली? पराग नली। पोलन ट्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बोलते हैं, पराग नली। अब क्या होता है कि दूसरा परागकण, ये तो पराग नली बना लिया, एक जो गया था, दूसरा परागकण जो यहाँ कई याद रहते हैं, दूसरा परागकण इसके अंदर जाता है, बढ़िया ऐसे गया यहाँ आ गया, अंदर प्रवेश कर गया, यहाँ पर जो अंडाणु है उससे संयोग कर लिया। क्या कर लिया? संयोग कर लिया। तो क्या कहला गया वो? कौन सी प्रक्रिया? निषेचन। क्या कहला? निषेचन। परागकणों का अंडक से, एग से संयोग करना, ये क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। यही है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन क्रिया हुई, यहीं पर युग्मनज बना, बढ़ता गया तो यहीं पर फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेम जंतु में यही होता है, माँ के गर्भ में या मादा के गर्भ में शुक्राणु जब प्रवेश करते हैं, अंडाणु से संयोग किया, कोई एक शुक्राणु, ठीक है, आके मान लो चिपक भी गए बहुत सारे, लेकिन एक शुक्राणु से जो रसायन निकलेगा अंदर, हम उसमें भी बताएंगे और बढ़िया दिखाता है उसकी 3D इमेज में। तो जैसे उसको आगे तो बताएंगे, कोई एक संयोग किया, निषेचन हुआ तो युग्मनज बना, और वही युग्मनज लुढ़कते माँ के गर्भ में आता है और वहीं पर भ्रूण बन जाता है। वही भ्रूण बढ़ते पूरे 9 महीने की अवधि में एक पूरे संतान की आकृति ले लेता है ना। तो शुरुआत किसी एक से ही होता रहता है। अब उसी कारण से हम बताएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसी में है। तो यहाँ पर हम पुष्पों में बता रहे हैं कि पुष्पों में ये परागकण गया, अंदर जाकर के अंडाणु से संयोग किया और किसका निर्माण कर लिया? युग्मनज का निर्माण कर दिया। भ्रूण, युग्मनज, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहला गई? निषेचन। क्या कहला गई? निषेचन। ध्यान दो जरा,
नर युग्मक धन मादा युग्मक, मादा युग्मक, इसके मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? ये निषेचन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? और इससे जो बनता है वो क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। जाइगोट इंग्लिश में बोलते हैं, जाइगोट। और इसी को भ्रूण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। नरयुग्मक मादा युग्मक। नरयुग्मक यहाँ पुष्पों में क्या है? परागकण। क्या है? परागकण। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट युग्मनज। तो दोनों के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सेम सभी जंतुओं में यही है, नरयुग्मक मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, निषेचन कहलाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? युग्मनज। ठीक, युग्मनज यही बढ़ता बढ़ता फिर फल का निर्माण। ठीक है, और कुछ पूछना है? तो पुष्पों में इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। पुष्पों में कौन सा जनन बताया? लैंगिक जनन, अर्थात नर जननंग मादा जननंग के द्वारा इसमें से जनन हो रहा है, इसलिए लैंगिक जनन। नर जननंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। मादा जननंग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर के दो भाग है, परागकोश और उदंतु। परागकोश के अंदर क्या रहते हैं? परागकण। और स्त्री केसर के तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र में परागकण जब जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? इस घटना को क्या है? इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब एक ही पौधे में जो पुष्प होते हैं उसमें परागण की क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण। एक ही पौधे के एक पुष्प में या अलग अलग पुष्प में, एक ही पौधे में होना चाहिए, शर्त यही है। और जब अलग अलग पौधों में परागण की क्रिया होती है तो परपरागण होती है। परागण की क्रिया होने के बाद जो है परागकण जो है इस वर्तिका पर रसायन के द्वारा रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे एक नली बनती है जिससे पराग नली कहते हैं। उस पराग नली में दूसरा परागकण जाता है और जाकर अंडाणु से संयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, जिससे युग्मनज बनता है, यह भ्रूण कहलाता है। इस प्रकार से पुष्पों में लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ पूछना? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, फल नहीं है, ये बनेगा। हाँ, एक विशेष बात ध्यान दो, निषेचन की क्रिया हुई कि नहीं? जैसी निषेचन की क्रिया हो जाती है, परागकण इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पुष्प मुरझा जाते हैं, पुष्प मुरझा जाते हैं, देखोगे ना, ऑटोमेटिक सूख गए, कहते हैं पुष्प सूख गया। क्यों? जिसके लिए वो खिला था, जिस काम करने के लिए वो आकर्षित कर रहा था दूसरों को, आकर्षक जिसके कारण उसका रंग था, जिसके कारण उसमें सुगंध थी, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? जिस काम के लिए वो खिला था वो काम हो गया, वो काम हो गया, परागण की क्रिया हो गई, मुरझा गया। कई पुष्पों में केवल एक ही होता है, या तो नर जननंग या फिर मादा जननंग। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। फिर उसमें से परागकण दूसरे में जाएगा तो वो कठिन होता है, वो कठिन होता है, दुर्लभ प्रजाति के रहते हैं, कईयों में रहता है, सब प्रकार के पुष्प रहते हैं। ये द्विलिंगी पुष्प है, गुड़हल जो है द्विलिंगी पुष्प है, इसमें दोनों है, नर जननंग भी है, मादा जननंग भी। कई पुष्पों में या कई दूसरे प्रजाति के, गुड़हल को छोड़कर के दूसरे में या तो मादा जननंग बस होगा या फिर नर जननंग होगा। ज्यादातर देखे होंगे कि जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें केवल एक ही होता है, नर जननंग होगा या फिर मादा जननंग होगा, क्योंकि सुगंधित होने के कारण ज्यादा आकर्षित होते हैं बावरी, इधर से उधर जाएंगे। और जो एक द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो कम सुगंधित रहते हैं, उनमें सुगंध कम रहता है, उनको मतलब नहीं रहता, उनको थोड़ा सा बस चाहिए इसका हिलना डुलना, जिससे परागकण चले जाएंगे। कोई खास इसके लिए परागण के लिए दिक्कत नहीं है। द्विलिंगी पुष्प, क्योंकि दोनों एक साथ में। ठीक है, मान लो एक पुष्प यहाँ है, एक पौधा में हूँ जिसमें सिर्फ नर जननंग है, मादा जननंग वाले दूसरी जगह है वहाँ, तो पुष्प जब यहाँ से कीट यहाँ बैठेंगे, फिर उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, संयोग से उधर चला गया तो उसके हाथ पैर में जो परागकण चिपके थे वहां चला गया, तो ये परपरागण तो होगा ही, साथ में परागण की क्रिया तब जाके संपन्न होगी।
जब यहाँ से परागकण वहां चले जाएंगे तब संयोग हो जाएगा, ऐसा कुछ तब। तो पुष्पों में सुगंध ज्यादातर उन पौधों में होता है जो एक लिंगी पुष्प वाले रहते हैं। एक लिंगी पौधे में पुष्पों में गंध, ये सुगंध जो है ज्यादा रहती है, ठीक है, सुगंधित रहती है। तो एक लिंगी द्विलिंगी और कुछ पूछ रहे थे जो बताना। हाँ, फल लगता है, वो हमें एहसास नहीं होता। कई पुष्प जो कई पौधे रहते हैं जो केवल पुष्प के लिए रहते हैं, उनमें टाइम में लगता है, कई समय ज्यादा लेते हैं, कुछ समय कम लेते हैं, जल्दी फल लग जाते हैं। जैसे कि आम के पौधे को देखोगे कि फूल लगा, कुछ ही दिनों बाद उसमें फल आने लगते हैं। ऐसे अभी जो बीज रोपित किए हैं अपन गेहूं का या फिर धान का, उसमें पुष्प लगते हैं, कुछ समय में ही फल लग जाते हैं, परागण किएंगे उसमें हो जाती है फटाफट, ठीक है। और कई तो पुष्पों में बहुत समय लगता है, अब इनके फल लगते होंगे अभी तो ये बने हैं, अब वो हमें गौर नहीं किए, होता होगा, बनता ही है फल, टाइम लगता है, पूरा समय ज्यादा ले लेते हैं, है ना, ठीक है। और कुछ पूछना? बहुत लंबा खिंच जाता है।